हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 8 है। इससे रिलेटेड जो पहले वाले पार्ट्स हैं वो सभी अपलोड हो चुके हैं, जैसा कि आपको पता है। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो सारे पार्ट्स भी आप देखिए, जिससे कि आपको चैप्टर कंप्लीटली आप अपने अच्छे तरीके से समझ सकें। ओके, देखिए पिछली वीडियोस में हम अब तक ये डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से महात्मा गांधी जी इंडिया वापस आते हैं 1915 में, और गांधी जी इंडिया आके क्या करते हैं, लोगों को आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में बताते हैं। किस तरीके से कहां पे कौन कौन से सत्याग्रह मूवमेंट चलाए जाते हैं, और रॉलेट एक्ट क्या होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था, खिलाफत मूवमेंट क्या था, और नॉन कॉपरेशन क्या है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। नॉन कॉपरेशन में किन किन लोगों ने, किन किन ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था, लाइक पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, ठीक है ना, मिडिल क्लास लोग थे जो शहरों में रहने वाले थे वो। ओके, तो ये सब देख चुके हैं, और ट्राइबल्स भी। इसके अलावा अब हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, कि किस तरीके से जो गांधी जी ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था या शुरुआत की थी, जिसकी उस तरफ ऐसी क्या टर्म एंड कंडीशन बनी, क्या सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे क्या सारे सर्कमस्टेंस क्रिएट हुए, उसी के बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इन सारे सर्कमस्टेंस की शुरुआत होती है कहां से, जब मैंने आपको बताया कि फैब 1922 में महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, एनसीएम दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि हम आपको पता है नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट दोनों के नाम से जान सकते हैं। तो एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया था, विड्रॉ कर दिया था। क्यों किया था विड्रॉ? क्योंकि चोरी चोरा एक इंसिडेंट हुआ था। ठीक है ना, कौन सा? चोरी चोरा 1922 में एक इंसिडेंट हुआ था। कहां पे? गोरखपुर, यूपी में। ठीक है, वहां पे क्या हुआ, एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, जिसमें क्या है कि पुलिस के बीच में और लोगों के बीच में झड़प हो जाती है, और बहुत सारे पुलिस वालों के और लोगों की डेथ हो जाती है। जैसे कि गांधी जी को काफी दुख पहुंचता है, और उनको लगता है कि मैं तो चाहता था कि जो भी मूवमेंट हो वो शांति से हो, बिना किसी हिंसा के हो, अहिंसा के मार्ग पे चल के हो। ठीक है, नॉन वायलेंस को फॉलो किया जाए, बट यहां तो वायलेंस हो रहा है। तो इस वजह से गांधी जी ने 1922 फरवरी 1922 में एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया, वहीं पर रोक दिया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो ये आंदोलन है वो किसमें, वायलेंट एक्टिविटीज में कन्वर्ट हो गया था। और गांधी जी ने ये चीज रियलाइज की कि कोई भी मास स्ट्रगल लॉन्च करने से पहले लोगों को ट्रेंड करने की जरूरत है। दैट मीन जो सत्याग्रहीज हैं उनको पहले समझाने की जरूरत है, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, और उनको सारी चीजें पहले क्लियर करने की जरूरत है कि उनकी किसी भी बात का मतलब क्या है। जैसे कि सबने अपने अकॉर्डिंगली सत्याग्रह के अलग अलग मतलब निकाल दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, लोगों को पहले बताना जरूरी है, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाए। अब क्या था कि जो कांग्रेस के कुछ लीडर ऐसे थे जो अब तक क्या है, इन सारे जो ये मूवमेंट्स चल रहे थे, स्ट्रगल्स चल रहे थे, इनसे थक चुके थे। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने एक चीज डिसाइड की कि अब हमें क्या करना है, अब हमें सरकार का हिस्सा बनना है। अब कैसे बनते सरकार का हिस्सा वो, तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, उसका एक गठन किया। ठीक है, उसको एस्टैब्लिश किया, और जिसके की अंदर कांग्रेस के कुछ लीडर ने क्या कहा कि वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, जो भी प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे उसमें वो अब हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्होंने क्या कर दिया, इसके तहत उन्होंने अब जो भी प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे उसमें भाग लेने की, उसमें हिस्सा लेने की बात रखी। क्यों कहा भाई उन्होंने ऐसा, क्यों लेना चाहते थे वो हिस्सा? उनको ये लगता था कि देखिए साइडलाइन रहकर सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, आपको अगर लड़ना है तो आपको एक तरीके से गवर्नमेंट का हिस्सा बनना होगा। दैट मीन्स कि जो भी ब्रिटिशर्स पॉलिसीज बना रहे हैं वो गलत है, तो हमें उनकी काउंसिल में रहकर उस चीज का विरोध करना होगा। ठीक है, जिसके लिए जो भी अगर कोई चीज की जरूरत है, जो रिफॉर्म्स लाने हैं, उसको लेकर आर्ग्यू हम कर पाए। देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट होती है उसमें पक्ष और विपक्ष दो ग्रुप होते हैं। जब तक अगर विपक्ष होगा ही नहीं तो पक्ष वाला तो अपने मन की अकॉर्डिंगली चीजें करेगा ना। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, अगर रिफॉर्म्स भी लाने हैं या चेंजेस भी लाने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, आर्ग्यू करना पड़ेगा, और आर्ग्यू करना है तो हमें गवर्नमेंट का काउंसिल का हिस्सा बनना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि हमें अगर सही तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी है या अपने कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस काउंसिल का हिस्सा बनकर जो भी चीजें वो गलत कर रहे हैं या फिर ये चीजें डेमोक्रेटिक नहीं है वो चीज उनको रियलाइज करानी पड़ेगी। ठीक है, और इसी के साथ क्या होता है, एक शुरुआत होती है किस चीज की, स्वराज पार्टी एस्टैब्लिश की जाती है। ठीक है, क्या बनाया जाता है, एक स्वराज पार्टी बनाई जाती है, किसके द्वारा, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा।
ठीक है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक स्वराज पार्टी बनाते हैं, किसके अंदर, कांग्रेस के अंदर ही, ठीक है ना, तो इन बना लेते हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ यंग लीडर, कहते हैं ना गरम खून वाले जो लोग थे, कुछ यंग लीडर्स ऐसे थे जिनका की मानना क्या था, बिना किसी मास एगिटेशन के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी उग्र आंदोलन के आप फुल इंडिपेंडेंस हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको आजादी चाहिए तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और तब जाकर आपको स्वतंत्रता हासिल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1920s, लेट 1920s आते आते क्या है, जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें अलग अलग ग्रुप आने लगे थे, और इसी वजह से आपको याद होगा अलग अलग, जैसे कि आपको याद होगा ना, गरम दल और नरम दल, इस तरीके से दो पार्ट्स में जो कांग्रेस है वो धीरे धीरे डिवाइड होती जा रही थी, ठीक है। इसी टाइम पीरियड के बीच में ना एक वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा चेंज आता है। वो क्या होता है, किस चीज का इफेक्ट देखने को मिलता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। पूरी दुनिया में एक महामंदी आती है जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्राइसेस बड़ी तेजी से गिर जाते हैं, ठीक है, और सारी मार्केट कोलैप्स हो जाती है। अराउंड 1926 से लेकर 1930 के बीच में सब एक तरीके से कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। जो एक्सपोर्ट है वो घटकर आधा रह जाता है और बहुत कम हो जाता है, और इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि जो पीजेंट्स हैं उनके लिए अपनी फसलें बेचना तक मुश्किल हो जाता है, और बिना फसलें बेचे वो रेवेन्यू नहीं दे सकते थे, तो उनके लिए रेवेन्यू देना तक भी मुश्किल था। और 1930 आते आते ये कह सकते हैं कि जितना भी कंट्री साइड का जो इलाका था, जो जगह थी, जो ग्रामीण इलाके थे, वहां पर बहुत ज्यादा उथल पुथल हो सकी थी, पूरा टर्मोइल में कन्वर्ट हो चुका था, बड़ी ही खराब सिचुएशन बन चुकी थी, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो टैक्स से मतलब है, उनको तो रेवेन्यू चाहिए, और वो उस कंडीशन में थे नहीं कि रेवेन्यू दे पाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन बन गई थी। पहला फैक्टर समझ में आया कि सिविल डिसोबीडियंस की तरफ कैसे हम जा रहे थे, दो चीजें समझ में आ गई ना, एक तो इलेक्शन, दूसरा इकोनॉमिक डिप्रेशन जिसकी वजह से क्या है, जो पीजेंट्स हैं उनकी कंडीशन खराब हुई। तीसरा एक और फैक्टर बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल बना था, वो था साइमन कमीशन। क्या था ये साइमन कमीशन, देखिए, ब्रिटेन में बैठी हुई जो सरकार थी ना, वहां से उन्होंने क्या कहा, एक चीज डिसाइड की, ठीक है ना, ब्रिटेन की जो नई टोरी गवर्नमेंट थी, एक तरीके से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक कमीशन भेजा, एक स्टैट्यूटरी बॉडी भेजी, किसके अंडर में, सर जॉन साइमन के। उसको लीड कौन कर रहा था, सर जॉन साइमन उसको लीड कर रहे थे। उनके अंडर में उन्होंने एक कमेटी भेजी जिसका कि काम क्या था, इंडिया में जाकर चीजें चेक करना, रिसर्च करना कि किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंक्शनिंग है वहां की उनको चाहिए, कैसी वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग हो सकती है, वो सारी चीजों पर रिसर्च करो और तब जाकर अपने आइडिया सजेस्ट करो, ठीक है जी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ था, एक बहुत बड़ी कमी थी। वो क्या थी कि इस जो कमीशन भेजा था ना, इसके अंदर एक भी इंडियन नहीं था। अब सोचिए, आप इंडिया के कमीशन की बात कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बात कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की बात कर रहे हो, और उसको लेकर आप कमीशन भेज रहे हो, और उसके अंदर कोई भी इंडियन ही नहीं है। ये तो ऐसा हो गया ना कि आपके फैमिली में कोई फंक्शन है, ठीक है, उसको लेकर कोई पार्टी फंक्शन की तैयारी करनी है, लेकिन आपके किसी भी फैमिली मेंबर से पूछा नहीं जा रहा कि कैसे करना है, ठीक है ना। दैट मीन्स आपके घर के फैसले बाहर वाले लोग लेंगे, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, उसमें एक भी इंडियन नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स थे। और जैसे ही 1928 में ये साइमन कमीशन इंडिया पहुंचता है, लोगों ने इसका विरोध किया एक स्लोगन के साथ, और उन्होंने क्या कहा, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ के नारे लगने शुरू हो गए हर जगह, ठीक है। और सारी ही पार्टियां इस डिमॉन्स्ट्रेशन में एक साथ आई, सबने इसका विरोध किया, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग पार्टी ने, सबने इसका विरोध किया, ठीक है। और इस तरीके से क्या है, लोगों ने इसका विरोध एक तरीके से कह सकते हो करना शुरू किया। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको भी एक एक्शन लेना पड़ा। क्या एक्शन था, उस टाइम के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया। कब, अक्टूबर 1929 में। उन्होंने क्या कहा, इंडिया को क्या बोल दिया, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस एक दे दिया, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, कोई टाइम लिमिट नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखेंगे हम नियर फ्यूचर में, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि चलिए हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब हम देखेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, क्या उसमें होना चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एक बिना कोई टाइम लिमिट दिए बस ऐसी सिर्फ एक बात बोल दी, चलिए ठीक है। इससे क्या हुआ, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर ऐसे थे जो सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको लगा ये तो कोई तरीका नहीं है चीजें बताने का। तो इस वजह से जैसे जो रेडिकल्स थे, ठीक है ना, वो क्या थे, तेज तरार थे, थोड़े से एग्रेसिव थे, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, वो बहुत ज्यादा तेज तरार टाइप थे। उन्होंने क्या किए, बड़े कहते हैं तीखे तेवर अपनाए, ठीक है। कैसे, इसके अलावा जो लिबरल एंड मॉडरेट थे
उनका भी धीरे धीरे अब क्या होता जा रहा था, जो मैंने बताया ना इलेक्शन वाला जो सिस्टम था, उससे अब भरोसा उठता जा रहा था, ठीक है ना। तो वो क्या थे, एक तरीके से वो चाहते थे वो एक तरीके से डोमिनियन स्टेटस वगैरह सारी चीजें हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बने सब कुछ, लेकिन उनका भरोसा कम होता जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इसी के साथ 1929 में दिसंबर 1929 में लाहौर का जो कांग्रेस सेशन हुआ, वहां पर एक डिमांड रखी गई किस चीज की, पूर्ण स्वराज की। फुल इंडिपेंडेंस चाहिए भैया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज से रिलेटेड मैंने पूरी एक वीडियो बना के डाली हुई, अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है तो आप वो वीडियो जरूर देखना, ठीक है। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंसी किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेसिडेंसी में लाहौर में जब कांग्रेस का सेशन होता है, वहां पे पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी जाती है, ठीक है ना, मांग रखी जाती है। और इसी के साथ क्या तय किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को जब भी अब जो फंक्शन मनाया जाएगा, जो उत्सव मनाया जाएगा, वो क्या होगा, एक तरीके से इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट किया जाएगा, और उस दिन लोग एक तरीके से जो पूर्ण स्वराज है उसको लेकर प्लेज लेंगे, मतलब शपथ लेंगे, ठीक है। वो शपथ क्या है वो मैं साइड में आपके लिए इसमें वीडियो में आगे लगा रही हूं, आप उसको जरूर देखना, ठीक है। तो इस तरीके से, बट जो ये सेलिब्रेशन था ना, कहा गया था 26 जनवरी 1930 को जो सेलिब्रेशन होगा, उस दिन इंडिपेंडेंस डे की शपथ लेंगे, ये सब उतना ज्यादा लोगों ने इसकी तरफ अटेंशन नहीं दिया, ठीक है। लोग इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट करने नहीं आए। तो महात्मा गांधी जी ने तब जाकर एक रास्ता निकाला, और उन्होंने जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है ना, उसको लोगों के डे टू डे लाइफ, जो एवरीडे इश्यूज थे ना, उनके साथ जोड़कर तब एक सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। वो सॉल्यूशन क्या था वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। तो उन्होंने क्या आइडिया निकाला, देखिए ये जो पूरा इंसिडेंट था ना साइमन कमीशन वाला, इस टाइम पीरियड पे जब डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था, तो इस टाइम पे एक बहुत फेमस हमारे लीडर है लाला लाजपत राय, उन पर ब्रिटिश जो पुलिस थी उन्होंने लाठी चार्ज किया, और उसकी वजह से उनको काफी ज्यादा चोटें आई थी, बहुत ज्यादा वो घायल हो गए थे, और उसके ही उन्हीं चोटों की वजह से उनकी कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। ध्यान रखना कब, साइमन कमीशन डिमॉन्स्ट्रेशन जब हो रहा था, तो उस टाइम पीरियड पे पुलिस की लाठियां लगने की वजह से, ठीक है, लाठियों से लगने वाली चोट की वजह से, ठीक है। अब जो ओथ लिया था ना, मैंने कहा था ना हम कसम लेंगे 26 जनवरी 1930 को, मैंने बताया था, तो उसमें क्या था कि उनका ये मानना था कि हर किसी को आजाद रहने का पूरा अधिकार है, और ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आकर इंडिया के इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली हर चीजों को खत्म करने की कोशिश की है, और हम लोगों का मानना है कि इंडिया को भी अधिकार है कि वो ब्रिटिशर्स से आजादी पाए और अपने आप को पूर्ण स्वराज, वो क्या एक तरीके से फुल इंडिपेंडेंस उनको भी मिल सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ये कुछ कंडीशंस थी जिसकी वजह से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको लॉन्च करने की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।